समय और जिंदगी दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षक हैं। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय जिंदगी की कीमत बताता है। ये ना पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी हैं जिनकी जिंदगी में सब कुछ है। बिल्कुल, और जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म और निरंतर प्रयास भी जरूरी है। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। इसलिए भाग्य के भरोसे ना बैठें, मेहनत से अपना समय और भाग्य बदलें। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। और आइए सबसे पहले जानते हैं हेलो इंडिया में आज क्या है खास। हेलो इंडिया में जानेंगे देश दुनिया का हाल, डालेंगे नजर राष्ट्रीय खबरों पर, साथ ही जानेंगे राज्यवार खबरें, अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी। बताएंगे आज की गतिविधियों के बारे में। आज दिन भर क्या होगा खास, आपको रूबरू कराएंगे सांसदों के हल्के फुल्के पलों से। 72 राज्यसभा सांसदों के रिटायरमेंट के मौके पर आयोजित विदाई समारोह में किन सांसदों ने दी परफॉर्मेंस, ये भी दिखाएंगे आपको। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज ओडिशा दिवस है, बताएंगे इस दिन का महत्व भी, साथ ही पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। और इसी के साथ होगा हेलो इंडिया में बहुत कुछ खास, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे मेरी और अमृता के साथ। और आइए शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों के साथ। और सबसे पहले आज की खास खबरों की बात करें तो आपको बताते हैं संसद के सत्र से जुड़ी सुर्खियां। संसद का बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। इस दौरान संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां विधेयक 2022 लोकसभा में जो पेश किया गया और विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। आज विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों को अर्जुन मुंडा सदन में पेश करेंगे। इसके साथ ही लोकसभा में भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 भी पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। जितेंद्र सिंह विधेयक को सदन में पेश करेंगे। राज्यसभा से जल्द सेवानिवृत्त हो रहे 72 सदस्यों के योगदान की हुई सराहना। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों के लंबे विधायी अनुभव को सदन याद रखेगा, उनकी कमी हमेशा खलेगी। विदाई समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा, जटिल समस्याओं को हल करने में अनुभव की भूमिका महत्वपूर्ण है। सेवानिवृत्त सदस्यों से देश के हित में अपने ज्ञान का उपयोग करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग्रह किया। लोकसभा में नियम 193 के तहत जलवायु परिवर्तन पर चर्चा। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर विकासशील देशों की आवाज बनकर उभरा। इस आवाज को ना तो दबाया जा सकता है और ना ही नजरअंदाज किया जा सकता है। भारत में खेलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर लोकसभा में चर्चा हुई। विभिन्न दलों के सदस्यों ने इस संबंध में सरकार के प्रयासों का विवरण मांगा। और आइए अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खबरों की। पूर्वोत्तर राज्यों में तेजी से शांति बहाली में जुटी केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से पूर्वोत्तर के 3 और राज्यों में आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के दायरे को घटाने का फैसला किया है। इसमें नागालैंड, असम और मणिपुर शामिल हैं। इससे पहले केंद्र ने त्रिपुरा और मेघालय से इस कानून को पूरी तरह से वापस ले लिया था। त्रिपुरा से इस कानून को वर्ष 2015 में और मेघालय में इस वर्ष 2018 में पूरी तरह से हटाया जा चुका है। आज से नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 3 दिनों की भारत यात्रा पर हैं। भारत में नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। साथ ही प्रतिनिधिमंडल स्तर की भी बातचीत होगी। देउबा यहां के विदेश मंत्री यानी कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिलेंगे। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर रहेगा। अब होम लोन के ब्याज पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट नहीं मिलेगी। इसकी अवधि 31 मार्च को खत्म हो चुकी है। इसमें जिन लोगों ने भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड खाता में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा किया है, उनको अब ब्याज से हुई
कमाई पर आयकर भरना होगा। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिन की आधिकारिक भारत यात्रा पर हैं। आज सर्गेई लावरोव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी उनकी मुलाकात होगी। रूस से किफायती दरों पर क्रूड ऑयल की खरीद और बायलैटरल ट्रेड के लिए रुपया रूबल पेमेंट सिस्टम पर सहमति बन सकती है। कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है और इसी दिन से भारतीय नववर्ष की भी शुरुआत मानी गई है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं NEWS यानी कि राज्यवार चारों कोनों से खबरों की ओर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच वहां पर रह रहे तमिलों को मदद मुहैया कराने के लिए केंद्र की अनुमति मांगी है। स्टालिन ने प्रधानमंत्री को विभिन्न मुद्दों पर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है, जिसमें द्वीपीय देश में आर्थिक संकट से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से BDC सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों के सुदृढ़ीकरण से उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में बंगलुरु में सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पर चर्चा की गई। गुजरात विधानसभा में बीजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर टिप्पणी के बाद गतिरोध देखने को मिला। विपक्षी कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। गुजरात विधानसभा में बीजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर टिप्पणी की। और इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो हरियाणा से है। हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में हुई बैठक में 3% खेल कोटा को फिर से बहाल करने का फैसला किया गया। खिलाड़ियों का 3% कोटा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत बहाल किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों के संबंध में सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए सभी विभागों के अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का निर्देश दिया। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सरिस्का बांध अभ्यारण्य के जंगलों में लगी आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। सरिस्का के जिस क्षेत्र में आग लगी है वो पहाड़ी इलाका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में घोषणा की कि कोरोना कार्यकाल में लगा प्रतिबंध गुड़ी पड़वा के दिन यानी 2 अप्रैल से पूरी तरह उठा लिया जाएगा। हालांकि ठाकरे ने नागरिकों से भविष्य में कोरोना के खतरों से बचाव के लिए मास्क लगाए रखने और टीका लगवाने की भी सलाह दी है। जम्मू कश्मीर के शोपिया के तुर्क वांगम इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है और इसी बीच सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। और आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों की ओर। ब्रिटेन की विदेश सचिव एलिजाबेथ ट्रस भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने कल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। ब्रिटेन की विदेश सचिव एलिजाबेथ ट्रस ने कहा कि 1 साल में तीसरी बार भारत आकर और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। रोडमैप 2030 की दिशा में आगे बढ़ना बहुत अच्छा है और ये दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बातें उन्होंने कही। श्रीलंका में पिछले कई हफ्तों से आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। यहाँ खाने पीने और आम जरूरत की चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। इन हालात में लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा है और इसी बीच हजारों लोगों ने गुरुवार रात को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष के निवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC श्रीलंका को 6000 टन डीजल जारी करेगी। देश में बिजली कटौती में कमी लाने के इरादे से यह कदम उठाया गया है। श्रीलंका विदेशी मुद्रा की कमी के कारण इस समय आर्थिक और ऊर्जा संकट से गुजर रहा है।
यूक्रेन और रूस के बीच संभावित शांति समझौते के लिए वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज फिर से शुरू होगी। दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने 2 हफ्ते तक वीडियो के जरिए वार्ता करने के बाद मंगलवार को इस्तांबुल में प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने मुलाकात की थी। रूस ने तेल खरीदने वाले यूरोपीय देशों के लिए रूबल अकाउंट अनिवार्य कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूरोपीय संघ के सभी सदस्यों सहित अमित्र देशों से अप्रैल से गैस वितरण के भुगतान के लिए रूबल खाते स्थापित करने की जरूरत है। और पराक्रम, तो ये तो हो गई हमारी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्यवार खबरें। और अब आगे अगर हम बढ़ें तो राज्यसभा में 72 सदस्यों को कल औपचारिक विदाई दी गई है। विदाई समारोह का आयोजन जो है वो राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के आवास पर किया गया। बिल्कुल अमृता, और इससे पहले गुरुवार सुबह संसद भवन में राज्यसभा से रिटायर होने वाले संसद सदस्यों का ग्रुप फोटोग्राफ हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। 31 मार्च 2022 का दिन लोकतंत्र के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा और उनके सांसदों के लिए भावुकपूर्ण रहा। गुरुवार को राज्यसभा के 72 सांसद अपना कार्यकाल पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए। इसमें निवृत्त हो रहे सांसदों के अलावा राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और प्रधानमंत्री सहित अन्य सांसद मौजूद रहे। उपसभापति हरिवंश ने सभापति एम वेंकैया नायडू का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान सभी सेवानिवृत्त हो रहे सांसदों को सभापति और उपसभापति ने स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनके कार्यों को सराहा। ये कार्यक्रम राज्यसभा के सभापति के आवास पर आयोजित किया गया, जिसके लिए उपसभापति ने उन्हें धन्यवाद दिया। चेयरमैन साहब एवं हमारे सारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सारे वरिष्ठ लोगों ने आज सुबह सदन में हमारे जिन साथियों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, खत्म होने वाला है, उनसे के प्रति अपनी भावनाएं, अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। उन्होंने भी अपनी भावनाएं रखी हैं। अतः इस मौके पर उसे रिपीट करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मैं पुनः माननीय चेयरमैन साहब, जिन्होंने बहुत उदारता से इस सारे प्रबंध को स्वयं आगे बढ़कर संभाला और निर्देश दिया, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम के दौरान सांसदों ने विभिन्न तरह की प्रस्तुतियां भी दी, जिसने वहां मौजूद सभी सम्मानित सांसदों को मंत्रमुग्ध कर दिया। और आज हमारा जिस तरह का आपस का डायलॉग भी हुआ और जो 6 वर्ष की करीब पूरे होने जा रहे हैं, उसमें हमने एक संसद की गरिमा क्या, संसद में किस तरह से डिस्कशन होते हैं, तो उसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और हमने ये देखा कि सबसे बड़े हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में ये है कि हम पार्टी में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अपने अपने विषय भी रखते हैं, लेकिन अंत में जाकर के ऐसा एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी हो जाता है जिससे हमारी कटुता नहीं होती बल्कि भाईचारा होता है। वाकई लोकतंत्र के इतिहास में दशकों बाद हुआ ये कार्यक्रम न सिर्फ सांसदों के लिए बल्कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी खासा सकारात्मक रहा। इस बार का विदाई समारोह कई मायनों में अलग रहा, चाहे फिर वो 6 घंटे राज्यसभा में विदाई समारोह में लोगों की बातचीत हो या फिर शाम को रंगारंग कार्यक्रम हो जो खुद सांसदों ने किया। लेकिन चलते चलते निवृत्त सदस्यों को सिर्फ एक बात याद रही, जो कि सभापति एम वेंकैया नायडू ने कही कि ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है जन सेवा की एक नई पारी की। संसद टीवी के लिए कैमरा पर्सन जितेंद्र नेगी के साथ कृति मिश्रा। और वैसे तो हंसी मजाक के लिए कोई एक दिन और एक कोई समय नहीं होता अमृता, और ये तो एक ऐसी चीज है जो हर इंसान के जीवन में संजीवनी का काम करती है। जी हाँ, आप औरों की अपेक्षा ज्यादा खुश और स्वस्थ लगते हैं। हंसी का एक फव्वारा सारी निराशा को भुलाकर आपके जीवन में ढेर सारे रंग भर देता है। लेकिन आज का दिन खास तौर पर हंसने, हंसाने और एक दूसरे के साथ मजाक करने का दिन ऐसा माना जाता है। और क्या है इस दिन का इतिहास? क्योंकि आज अमृता 1 अप्रैल है और जब हम छोटे हुआ करते थे तो बड़ा क्रेज होता था, अप्रैल फूल बनाने की बातें होती थी। तो आपको बताते हैं कि आज 1 अप्रैल से जुड़ा हुआ इतिहास क्या है और ये दुनिया भर में कैसे मनाया जाता है, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। 1 अप्रैल को पूरी दुनिया भर में अप्रैल फूल डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ लक्षित तौर पर ठिठोली करते हैं।
इस हंसी मजाक का अगर कोई शिकार हो जाता है तो उसे अप्रैल फूल कहा जाता है। जानकारी के मुताबिक 1381 में पहली बार ये दिन मनाया गया था। कहा जाता है कि इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द्वितीय और बोहेमिया की रानी एनी ने 32 मार्च 1381 के दिन सगाई करने का ऐलान किया। इस खबर को सुनकर लोग बहुत खुश हुए और सबने जश्न मनाना शुरू कर दिया। बाद में उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि कैलेंडर में तो 32 मार्च की तारीख होती ही नहीं है, यानी सब मूर्ख बन गए और तब से ही अप्रैल महीने की 1 तारीख को मूर्ख दिवस मनाया जाने लगा। एक मत के अनुसार फ्रांस से इसकी शुरुआत हुई। कहा जाता है कि साल 1582 में चार्ल्स पोप ने पुराने कैलेंडर को तब्दील कर उसकी जगह नया रोमन कैलेंडर लागू किया था। इसके बावजूद बहुत सारे लोग पुराने कैलेंडर के हिसाब से ही चलते रहे, यानी पुराने कैलेंडर को फॉलो कर उसके हिसाब से ही नया साल मनाते रहे। तब से ही अप्रैल फूल्स डे मनाया जाने लगा। भारत में 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी। पिछले कुछ सालों से इसे मनाने का क्रेज बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर भी इससे जुड़े मीम्स और जोक्स खूब वायरल होते हैं। हालांकि किसी के साथ भी मजाक करते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वो मजाक किसी की भावनाओं को आहत न करे। क्या बात है। तो पराक्रम, लेकिन हम दर्शकों से कहेंगे कि आज हम आपको अप्रैल फूल नहीं बनाएंगे और सारी खबरें अच्छे से दिखाएंगे और आगे जो आज की गतिविधियां हैं वो बताएंगे मेरे सहयोगी पराक्रम। आज की गतिविधियों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे परीक्षा पे चर्चा सत्र में छात्रों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड की यात्रा पर जा रहे हैं। वहीं उपराष्ट्रपति आज आधिकारिक दौरे हैदराबाद के लिए जा रहे हैं और अपने आधिकारिक दौरे पर, और आज शाम 5 बजे एनटीआर गार्डन में आयोजित किए जा रहे 12वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उपराष्ट्रपति शिरकत करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी समिति की बैठक आज संसद भवन परिसर में आयोजित होगी। तो ये थी आज की गतिविधियों की जानकारी और इसके बाद पराक्रम हम उस सेगमेंट की बात करेंगे जिसमें हम जानते हैं अपने इतिहास को, उसके बारे में उसकी जानकारियां और उस ज्ञान से हम अपना भविष्य कहीं ना कहीं संवारते हैं, यानी कि इतिहास को जानना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और अमृता, 1 अप्रैल का जो इतिहास है अप्रैल फूल का वो तो हमने बताया, लेकिन इतिहास के पन्नों में 1 अप्रैल की तारीख और किन चीजों के लिए याद की जाती है आपको बताते हैं। 1 अप्रैल वर्ष 1933 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के पहले एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी, जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। आज इसे भारतीय वायुसेना कहा जाता है। आजादी के बाद इसमें से रॉयल शब्द हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। भारतीय वायुसेना युद्ध, वायु सुरक्षा और चौकसी का काम करती है। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के साथ 4 युद्धों व चीन के साथ एक युद्ध में योगदान दे चुकी है। इसने कई बड़े अभियानों को भी अंजाम दिया है, जिनमें ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस व ऑपरेशन पोमलाई शामिल हैं। शुरुआत में विमान सूची में 4 वेस्टलैंड वेपिटी IIA सेना सहयोग प्लेन शामिल थे। गठन के समय वायुसेना में 5 पायलट थे। पहले 5 पायलट हरीश चंद्र सरकार, सुब्रतो मुखर्जी, भूपेंद्र सिंह, आजाद बख्श अवान और अमरजीत सिंह थे। सुब्रतो मुखर्जी बाद में भारत के पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने थे। 1 अप्रैल वर्ष 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार किया गया। जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का केंद्रीय बैंक है, जो हमारी बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित और निर्देशित करता है। नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में RBI के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में इसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। केंद्रीय कार्यालय वह जगह है जहां गवर्नर बैठता है और जहां नीतियां तैयार की जाती हैं। अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत को अपने में संजोए और भगवान जगन्नाथ की पावन भूमि ओडिशा का आज स्थापना दिवस है। जी हाँ,
हर वर्ष 1 अप्रैल को ओडिशा के लोगों द्वारा उत्कल दिवस या ओडिशा स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस राज्य का इतिहास और इस दिन का महत्व। ओडिशा आज उत्कल दिवस मना रहा है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार, मद्रास प्रेसिडेंसी, संयुक्त बंगाल के कुछ हिस्सों को अलग कर ओडिशा प्रांत को अलग पहचान मिली थी। ओडिशा के कलिंग, उत्कल और रुद्र जैसे कई प्राचीन नाम हैं, लेकिन ये प्रदेश मुख्यतः भगवान जगन्नाथ की भूमि के लिए प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ ओडिशा के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन से गहरे जुड़े हुए हैं। क्षेत्रफल के अनुसार ओडिशा भारत का 9वां और जनसंख्या के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा राज्य है। उड़िया भाषा राज्य की आधिकारिक और सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। ओडिशा के संबलपुर के पास स्थित हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। ओडिशा अपने कई लोकप्रिय पर्यटक स्थलों की वजह से भी जाना जाता है, जिनमें पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर सबसे प्रमुख हैं और जिन्हें पूर्वी भारत का सुनहरा त्रिकोण पुकारा जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर, जिसकी रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है, और कोणार्क के सूर्य मंदिर को देखने हर वर्ष लाखों पर्यटक आते हैं। ब्रह्मापुर के पास जोगदा में स्थित अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख और कटक का बाराबटी किला भारत के पुरातात्विक इतिहास में महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट कर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रभु जगन्नाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे और ओडिशा निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे, यही कामना है। और पराक्रम, चूंकि आज एक महत्वपूर्ण दिन और भी है, क्योंकि बच्चे बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। इससे पहले जो हुआ था परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने कहा था एग्जाम्स आने वाले हैं और ये बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और आज परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण है, जो कि सुबह 11 बजे से आयोजित होने जा रहा है। 2 सालों बाद ये कार्यक्रम नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक ऑन ग्राउंड कार्यक्रम के रूप में आयोजित हो रहा है, जिसमें लगभग अलग अलग स्कूलों से हजारों छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे। परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण आज सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। 2 सालों बाद यह संस्करण नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक ऑन ग्राउंड कार्यक्रम के रूप में आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के छात्र भाग लेंगे और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। परीक्षा पे चर्चा एक जन आंदोलन है, जो अब एक औपचारिक संस्था का रूप ले रहा है। हालांकि यह आयोजन कक्षा 9वीं और 12वीं के बीच के छात्रों पर केंद्रित है। यह जल्द ही उच्च शिक्षा के छात्रों को भी पूरा करेगा और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। इनमें अधिकतर छात्र दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद जैसे शहरों में सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले होंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत साल 2018 में की गई थी। ये चर्चा करीब 1.5 घंटे तक चलेगी। इस दौरान बच्चे पीएम से 20 सवाल पूछेंगे। ये चर्चा अलग अलग विषयों पर फोकस होगी। कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान बच्चों का मनोबल कम हुआ है और परीक्षा को लेकर उनकी चिंता बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों को परीक्षा के तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू कराया। इसके जरिए वो खुद बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। फिलहाल ये स्कूल के स्तर पर है, पर धीरे धीरे उच्च शिक्षा के बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम का दूरदर्शन और संसद टीवी समेत सभी टेलीविजन चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा, अमृता, एक प्रधानमंत्री का बच्चों से इस तरीके से बातचीत करना, संवाद करना, ये कितना बूस्टअप करता है बच्चों को, ये कैसे समझ सकते हैं? बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि देश का प्रधानमंत्री यानी कि देश का मुखिया अगर अपने देश की भावी पीढ़ी से बात करता है, उनके भविष्य को लेकर बात करता है, उनमें उत्साहवर्धन करता है, तो आप सोचिए कि बच्चों का कॉन्फिडेंस कितना बूस्टअप होता होगा। और यकीनन प्रधानमंत्री को इसके लिए बहुत तारीफ करनी होगी कि एक बहुत ही अनोखा और अपनी तरह का पहला स्टेप उन्होंने उठाया। किस तरीके से वो बच्चों से सीधा संवाद करेंगे। और जैसे कि रेडियो के मन की बात को हमने देखा, मतलब रेडियो को उन्होंने प्रचलित कर दिया, और वाकई में जिस तरीके से लोग जुड़ते हैं, ठीक उसी तरीके से जो परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री का संवाद आज बच्चों से होगा, तो वाकई में वो एक नई ऊर्जा तो भरेगा, लेकिन बहुत कुछ सिखाएगा भी। और इसी के साथ अब आइए नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले अलग अलग कार्यक्रमों पर।
सुबह 10 बजे देखिए संसद में आज और सुबह 11 बजे संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। शाम 7 बजे समसामयिक मुद्दे पर बड़ी बहस, संसद टीवी पर मुद्दा आपका। और रात 8 बजे दिन भर की बड़ी घटनाओं पर आधारित हिंदी न्यूज बुलेटिन आज की खबर। रात 8:30 बजे देखिए पर्सपेक्टिव और रात 9 बजे देखिए इंग्लिश न्यूज बुलेटिन द न्यूज। रात 10:30 बजे संसद टीवी पर रात 10 बजे आप संसद टीवी पर देखिए हाउस हाइलाइट्स और 10:30 बजे सदन दिन भर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही की खाल झलकियां। और आज के कार्यक्रमों के बाद चलते चलते आपको दिखाते हैं लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर। अमृता, ये क्या तस्वीर है? बिल्कुल, आपको बताएं कि कल यानी कि 31 मार्च को राज्यसभा के 72 सांसद सेवानिवृत्त हुए हैं और इस मौके पर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने अपने आवास पर सांसदों की फेयरवेल पार्टी दी है। और इस फेयरवेल पार्टी का खास आकर्षण रहा कि इनमें से कई ऐसे सांसदों थे जिन्होंने अपनी जो हिडन टैलेंट होता है, पराक्रम जिसे हम कहते हैं, वो जो है वो सभी को दिखाया, अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। आप जाते जाते इन लम्हों का आनंद लीजिए। और इससे साबित होता है अमृता कि संसद में तीखे सवाल जवाब करने वाले सांसद भले अलग अलग दलों के क्यों ना हो, लेकिन वो एक खुशनुमा माहौल में, चूंकि एक विदाई समारोह का मौका था, तो सभी ने अपनी सुंदर प्रस्तुतियां दी। तो आप ये इसका आनंद लीजिए। मुझे और अमृता को इजाजत दीजिए और अब से कुछ देर बाद 10 बजे संसद टीवी पर देखना ना भूलें कार्यक्रम संसद में आज। जी हाँ, और इसके साथ आपको बता दें कि हर इंडिया में दिखाई गई सभी खबरें, पॉजिटिव स्टोरीज, न्यूज़ यू कैन यूज़ या जो भी इंपॉर्टेंट खबरें हम दिखाते हैं, आप उसको संसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। आप इसे हमारे मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं, संसद टीवी के ऐप को डाउनलोड कर। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। नमस्कार। चाकरी में दर्शन पासूं, चाकरी में दर्शन पासूं, सुमिरन पासूं खर्ची, भाव भगति जागिरी पासूं, भाव भगति जागिरी पासूं, तीनों बाता सरसी, मन चाकर राखो जी, मने चाकर राखो जी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट, मोर मुकुट, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली बाला। सब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संग